तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, दुलार। और आप यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अपने अतीत को मत भूलिए। अतीत मतलब हमारे वीरों ने कितना संघर्ष किया है इस देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि आज की कहानी उसी थीम पर बेस्ड है कि क्या लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो आज की कहानी है 1944। उस समय का ये दौर था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नेतृत्व संभाले हुए थे, अग्रणी भूमिका निभा रहे थे देश की आज़ादी के लिए। अपनी आज़ाद हिंद फौज के लिए वो लोगों से अपील कर रहे थे। उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसी को लेकर के वो अपनी एक मुहिम में रंगून पे थे। रंगून में एक जनसभा आयोजित की गई थी और तमाम दुनिया भर से लोग वहाँ आए हुए थे। अनेकों देश से लोग और अनेकों देश से एक साधन संपन्न लोग मदद करने के लिए वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के हिस्से में, उनके बजट में जो भी वो योगदान दे सकते थे वो देने के लिए लोग आए हुए थे। तो 2 घंटे तक पहले तो सुभाष चंद्र बोस ने पूरी जनसभा को संबोधित किया और ये 26 जनवरी 1944 का दिन था। तो सभा को 2 घंटे तक संबोधित करने के बाद उन्होंने लोगों से एक अपील करी। उन्होंने कहा कि मेरे गले में जो ये फूलों की माला आपने पहनाई है, इसके सूख जाने तक उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये भी आज़ाद हिंद फौज के काम आए। और अगर कोई सज्जन इस पूरे मतलब सभा में इस माला को खरीदना चाहे और उचित बोली लगा सके, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी पैसा आज़ाद हिंद फौज के खाते में जाए और जवानों को एक हौसला मिले। अब लोग तो तत्पर थे ही, वहाँ बोलियां लगनी शुरू हुई। चूंकि एक से एक संपन्न लोग आए थे। 2 लोग ऐसे वहाँ पे थे, एक ब्रजराज जी और एक हरगोविंद जी। इन लोगों ने बोली शुरू करी और ब्रजराज जी ने पहले 1 लाख से बोली शुरू करी। फिर वहाँ और भी जो धन कुबेर बैठे हुए थे, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, 5.5 तक बोली गई। उसके बाद ब्रजराज जी जो वहाँ पे थे उन्होंने एक बोली रखी 7 लाख की। अब 7 लाख के बाद जो सबसे एक ऐसा व्यक्ति हरगोविंद जी जो उस माला को खरीदना चाहते थे एक निशानी के तौर पे, तो उन्होंने, अब चूंकि बोली बोलना था, लेकिन उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो हरगोविंद जी के बगल में बैठा था, उसने उनसे कहा भी कि अगर तुम्हें खरीदना है तो बोली तो लगानी पड़ेगी, कुछ हिम्मत करो। तो अगर बात करें तो हरगोविंद जी के पास अब इससे 7 लाख से ऊपर का तो कोई अमाउंट था नहीं कुछ भी। तो ये उठे अपनी स्थान से और कहे कि मैं खुद जा करके नेताजी से बात करता हूँ। ये गए नेताजी के पास और इन्होंने कहा कि पूरे आदर भाव के साथ इन्होंने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि देखिए, मेरा एक सिंगापुर में फ्लैट है और वहाँ पे 4 गाड़ियाँ हैं और कुछ मेरी ज्वेलरी है और कुछ ज़मीन के कागजात हैं। अगर सब मैं लगा दूँ, सब आपको दे दूँ, तो ये तकरीबन $7 लाख से ऊपर होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी रकम थी। एक इंसान जो अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा था एक फूल की माला के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसका पैसा देश के काम आने वाला है। अब नेताजी इतना सुनते ही उसको गले लगा लिए। उसके बाद ब्रजराज जी दोबारा इनके पास आते हैं, पूछते हैं कि 7 लाख आखिरी बोली मैंने लगाई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस इंसान की देशभक्ति सर्वोपरि है, ये अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, तो तुम रहने दो। उनको समझा करके उन्होंने मना कर लिया। हरगोविंद जी ने एक अपील और उनसे करी। उन्होंने कहा कि मैं, एक चीज़ मेरे पास बचती है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे भी एक अवसर दें और मुझे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करें, मैं भी देश सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे देशभक्त हुए और ऐसी ऐसी कीमतों पे आज़ादी मिली। दूसरी एक उस टाइम पे हनीम बेग हुआ करते थे सेठ, उन्होंने उस टाइम पे आज़ाद हिंद फौज को सेम ईयर 1944 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। ये धनराशि बहुत बड़ी थी और पूरे एशिया में उस टाइम काफ़ी लोगों के बीच ये कहानी आई थी इनकी। और जो तीसरी कहानी है, जो तीसरी एक महिला थी जकार्ता की, इंडोनेशिया की, वो वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने अपने पूरे पैसे, पूरी ज्वेलरी उनके हाथों में रख दी थी सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे एक चीज़ कहा था कि अब पैसे तो मुझे इतने काफ़ी मिल गए कि सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, देश को आज़ादी मिलेगी, लेकिन इससे भी ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो मैं राम हूँ, मुझे लक्ष्मण चाहिए जो मेरे जैसे लड़ सके, जो मेरे आदेशों पे चल सके। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस महिला ने अपने बेटे को, एक ही बेटा था उसका, उसको भी आज़ाद हिंद फौज की सेवा में दे दिया और ये बेटा आगे चल के शहीद हुआ। हरगोविंद जी कदम से कदम मिलाए चलते रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ रहीं। एक जो दूसरी कहानी है वो थोड़ा और अतीत में आपको लिए चलता हूँ। 1857, 1857 का स्वाधीनता संग्राम। हिंदुस्तान जानता है कि 3 महीने के लिए हिंदुस्तान उस टाइम भी आज़ाद हो चुका था। जून से लेकर सितंबर तक दिल्ली पे हिंदुस्तानियों का कब्जा था। तो इसी मुहिम की जब शुरुआत होती है, बहादुर शाह जफर को नेता के तौर पे चुना जाता है। तो बहादुर शाह जफर का हिम्मत एक बार डगमगाता है। वो कहते हैं कि
मेरे पास इतनी धन दौलत तो है नहीं कि मैं जा कर के लड़ूँ। तो उस टाइम पे देखिए 2 लोगों को बहुत याद किया गया। पहले जो हुकुम चंद और दूसरे थे अमरचंद। और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में दोस्तों बताऊँ तो इन दोनों लोगों के नाम ही पहली और दूसरी फांसी है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली फांसी चढ़ने वाले इंसान लाला हुकुम चंद और दूसरे लाला अमरचंद। और ये दोनों बहुत ही धनाढ्य लोग थे। तो पहला जब बहादुर शाह जफ़र ने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे पास पैसे नहीं है सेना को देने के लिए, तो लाला हुकुम चंद ने उस टाइम पे अपनी 1000 एकड़ ज़मीन बेच करके और दान में दे दी कि इसको मतलब इसके पैसे को आप यूज़ कीजिए सेना के लिए, लेकिन ये लड़ाई लड़िए आप हिंदुस्तान की जनता के लिए। और उनके पैसे से ये लड़ाई लड़ी गई। बाद में जब ये ये स्वाधीनता संग्राम विफल हुआ, हुकुम चंद को पहली फांसी दी गई और पूरे जनता के सामने दी गई थी। और देश के पहले फांसी पे चढ़ने वाले योद्धा यही थे। दूसरी जो लाला अमरचंद की कहानी है, ये रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ते लड़ते जुलाई 1857 में जब वो शहीद होती हैं, वो वीरांगना जब वीरगति को प्राप्त होती है, तो उससे पहले ये था कि लड़ाई लड़ने जाने से पहले सेना ने मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो सेना का मना करना इसलिए था कि सेना को 3 महीने से पगार नहीं मिली थी। तो उस टाइम पे लाला अमरचंद जो कि वहाँ के खजांची थे ग्वालियर के, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी, सेना के पास पैसे नहीं थे तो। और अपनी सारी जमा पूंजी जितना वो जमा किए थे, जितना उनके गांव में घर में था, सब कुछ उन्होंने बेच करके और उस टाइम पे 5 महीने की पगार सेना को दी थी रानी लक्ष्मीबाई की। और सेना एक नए जोश के साथ लड़ी और वो एक मर्दानी की तरह लड़ी। और इस सेना के जोश के पीछे लाला अमरचंद का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व ही बेच दिया था इसके लिए। अंग्रेज़ों को जब पता चला, लाला अमरचंद को पकड़ा गया। लाला अमरचंद से अंग्रेज़ों ने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो डिगे नहीं। वो कहे कि मुझे आप लोगों के आगे माफ़ी मांगनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि मैंने जो किया है सही किया है और मैं हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता हूँ। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ये कदम उठाया। अब चूंकि वो न झुके तो उसके लिए क्या किया गया कि उनके पोते को, उस टाइम पे लाला अमरचंद की उम्र 65 वर्ष की थी, तो उनके पोते को पकड़ के लाया गया और उसको तोप के आगे अंग्रेजों ने बांधा और कहा कि अब अगर माफ़ी मांग सकते हो तो मांग लो, नहीं तो इसकी जान जाएगी। तो लाला अमरचंद एक बार डिगे, उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ और वो थोड़ा जब बात करने के लिए या झुकने के लिए राजी थे, उसी टाइम पे वो लड़का जो कि तोप के आगे उसको बांधा गया था, वो चिल्ला करके कहता है कि अगर मैं कुत्ते की औलाद होऊंगा तब आप माफ़ी मांगिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को शेर की औलाद समझता हूँ। मेरे पिता शेर थे, मैं भी शेर हूँ, तो मैं शेरों के वंश से हूँ। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि हम शेरों के वंशज हैं तो आप माफ़ी मत मांगिएगा। लाला अमरचंद अपनी आंखें बंद करते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि जो होनी है वो हो करके रहेगी, और वो माफ़ी मांगने से इनकार कर देते हैं। उस बालक के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। और इसके बाद होता यह है कि हिंदुस्तान की दूसरी फांसी और राजस्थान की पहली फांसी, ये राजस्थान के रहने वाले थे, तो राजस्थान की पहली फांसी और हिंदुस्तान की दूसरी फांसी ये लाला अमरचंद के नाम है। और अमरचंद को वहीं सराफा बाजार में एक नीम के पेड़ से लटका दिया जाता है और 3 दिन तक इनका शव लटकता रहता है। एक ऐसा इंसान जो अपने उसूलों पे चला, कभी झुका नहीं, और इस कीमत पे हमें आज़ादी मिली है। आज जब हम सोचते हैं कि किसी चाय की दुकान पे कहीं हम बैठ करके और गपशप लड़ाते हैं और कहते हैं कि देश में ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इसको वहाँ यहाँ होना चाहिए, उसको वहाँ होना चाहिए, तो शायद हमें इस अतीत के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम देश के भविष्य को तय करने की सोच रहे हैं तो क्या अगर हम अतीत में होते तो ये कीमत हम चुका पाते या चुका पाने की क्षमता हमारे अंदर थी, ये भी ज़रूर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि सोच ही है, नज़रिया ही है और एक कुर्बानी का जज्बा है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। फ्री में तो आज़ादी आई नहीं। तो हम वीरों, जो जिन वीरों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली, उनका रिस्पेक्ट करें, आपस में मिलजुल के रहें, देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का सोचें। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात कि न्यू जनरेशन जो आने वाली है और जो न्यू जनरेशन चल रही है, इनका पथ प्रदर्शन करें, इनको एक सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि देश के अगली भावी पीढ़ी और अगले कर्णधार देश का बोझ उठाने के लिए यही है। और ये देश को जिस दिशा में लेकर के जाएंगे, ये उसी दिशा में ये देश जाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे हैं या जो भी हैं जनरेशन न्यू, इनको हम एक नया मार्गदर्शन दें और सच्चे रास्ते पे, सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी किताबें दें, अच्छे इनको सलाह दें और इनको हमेशा प्रेरित करते रहें अच्छे कार्यों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार फिर से। आप लोग जितनी धैर्य के साथ मेरी कहानी को सुनते हैं उसके लिए आप लोग काबिल तारीफ़ हैं। थैंक यू।